साधना की तबीयत बहुत खराब थी। वो सरकारी अस्पताल की लाइन में लगी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब वो खड़े खड़े थक गई तो सामने वाले आदमी से बोलकर वो जमीन पर बैठ गई। बुढ़ापे में अकेले इधर उधर धक्के खाती रहती हूँ। दोनों बेटियों को क्या कभी मेरी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी लाइन को देखा और फिर वो अपनी जिंदगी के पिछले सालों में लौट गई, जब उसकी बड़ी बेटी मेघा का 12वीं का रिजल्ट आया था। माँ देखो, मैं पास हो गई हूँ। बस 3 साल पढ़ाई और फिर मैं एक अच्छी जगह पर नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और छोटी की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर मेघा की छोटी बहन मधु भी खुश होकर अपनी बहन से बोलती है, बस दीदी, अगले साल मेरे भी तो 10th के बोर्ड हैं। फिर मेरी भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। दोनों बहनें अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करेंगी और सारा पैसा लाकर माँ के हाथ में रखेंगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बुनो। समय थोड़ा और आगे निकल गया और मेघा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब आकाश अपने माता पिता के साथ साधना के घर आया था। बहन जी, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से शादी ब्याह करते हैं। मैंने सोचा बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। मेरे बेटे को कनाडा में अच्छी जॉब मिल रही है, सोच रहा हूं इसकी शादी करके ही इसे वहां भेजूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि मेघा के लिए इतना कुछ कर सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और मेघा के जितने भी कागज तैयार होने हैं वो आकाश अपने आप देख लेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद साधना मेघा से कहती है, इतना कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने वाली थी। हाँ माँ, इरादा तो मेरा ऐसा ही था, लेकिन फिर आकाश से मेरी बातचीत होने लगी और फिर आकाश को कनाडा से बुलावा आ गया। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप कनाडा जाकर हम लोगों को भूल जाओगी। आप तो वहां जाकर अमीर हो जाओगी। हाँ, आकाश ने मेरे लिए भी बात की है। शायद मैं भी वहां जाकर नौकरी करने लगूं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हें भी पैसे भेजा करूंगी। देख, मुझे शादी तो तुम दोनों की करनी ही है। अगर तू आकाश के साथ खुश है तो फिर मैं तेरी शादी आकाश से ही कर दूंगी। और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना चाहिए। साधना अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि मेघा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी। फिर बिल्कुल साधारण तरीके से आकाश और मेघा की शादी हो जाती है और वो लोग कनाडा चले जाते हैं। मधु भी ग्रेजुएशन कर रही थी। साधना अभी भी सिलाई कढ़ाई का ही काम कर रही थी। इसी तरह समय थोड़ा और आगे निकल जाता है। मेघा को कनाडा गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का साधना को बड़ा दुख था। मधु, 1 साल हो गया है मेघा को कनाडा गए हुए। उसने तो पलटकर ना अपनी खबर दी, ना हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और वहां से उसकी खैर खबर ले। और मैं तो कहती हूँ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मोबाइल भी ले ले। अगर मेघा का नंबर मिलता हो तो हम भी फोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ। तू फिक्र मत कर, बस 2 साल की बात है। उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी और तुझे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मधु आकाश के घर जाती है। हमें नहीं पता आकाश और मेघा के बारे में। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने जादू टोना कर मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। न फोन करता है, न फोन का जवाब देता है। वो तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया है। आप मुझे जीजा जी का फोन नंबर दे दो, हम फोन करके देख लेंगे। माँ को दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो तो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन तो किसी की चिंता नहीं करती। उसने तो मेरे बेटे को भी हमारी चिंता नहीं करने दी। मधु कुछ नहीं कहती, बस फोन नंबर लेकर चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। मुझे मेघा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे। वो तो हम लोगों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है माँ, वो अमीर हो गई है, अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेंगे। हमसे बात करते हुए तो उसे शर्म आएगी ना। मेघा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं दोनों। मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
देखते ही देखते मधु का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ, अब बस तुम खुश रहो। देखो मेरी नौकरी लग गई है और अब ये कपड़े सिलने का काम भी बंद करो। तुम्हारी आंखें वैसे ही बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूं कि तेरी नौकरी लग गई है। सुन मधु, तेरे पास तो फोन नंबर है ना? एक बार आकाश को फोन मिलाकर देख ले। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है मेघा की तरफ से। माँ, 4 साल होने को आए हैं, क्या मेघा को तेरी याद नहीं आती? वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी। और तू कहती है मैं हर बार फोन करती हूँ, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक होगी माँ, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मधु एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे मधु को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था। उसी कंपनी में सचिन नाम का लड़का भी काम करता था। धीरे धीरे मधु की उससे दोस्ती होती है और फिर एक दिन वो दोनों भी शादी करने की सोच लेते हैं। मधु अपनी माँ साधना से सचिन के बारे में बात करती है। मधु बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था तेरे लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। तू भी फिर मेघा की तरह चली जाना और कभी पलट कर अपनी माँ की खबर मत लेना। ऐसा नहीं है माँ, जब मेघा अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं मेघा नहीं हूं जो आपको भूल जाऊंगी। सचिन भी अपने माता पिता के साथ साधना के पास आता है। इस तरह मधु की शादी भी सचिन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मधु प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने अपनी शादी से पहले एक जगह, एक घर देखा था। मैं सोच रहा था कि हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा करेंगे एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक घर की किश्त तो भर देगा। और तुम घर देखोगी मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा घर पसंद किया है, तो तुम खुश हो जाओगी। और मैं सोच रहा था कि घर पर तुम्हारा ही नाम लिख दूं। सचिन इतने प्यार से मधु को सब बोल रहा था कि मधु भी खुश हो गई कि उसके नाम से एक घर होगा। तभी उसे साधना का ख्याल आता है। सचिन, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले कह ही दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है और मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कब कहा कि तुम माँ का ध्यान मत रखो? हम ऐसा करेंगे कि महीने की पहली तारीख को उनके लिए राशन पानी घर पर रख देंगे। वो तो अकेली रहती है, उनका खर्चा क्या ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी, पर पहले तुम मुझे घर दिखा कर लाओ। सचिन मधु को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और मधु को घर पसंद आ जाता है और वो लोग सोच लेते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीनों तक तो सचिन साधना के घर जाता और उसे राशन पानी दे देता, लेकिन धीरे धीरे उसने साधना के पास जाना छोड़ दिया। साधना ने वापस से मोहल्ले के लोगों के यहाँ से कपड़े उठाकर सिलने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफी समय हो गया था। साधना ये सब सोच ही रही थी कि तभी लाइन में लगे हुए उस आदमी ने साधना को आवाज दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गई थी कि अस्पताल में बैठी हुई हूँ। वो अपनी दवाइयां लेकर घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने, दो दो अमीर बेटियों की माँ हूँ, लेकिन उन दोनों को तो अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती। और एक मैं हूं कि उन लोगों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साधना थकी हारी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधा जाकर चारपाई पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से मेघा अंदर आती है और आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मेघा, तू इतने सालों बाद, तू ठीक है ना बेटी? मैं तेरी फिक्र में आधी हो गई हूँ। कितने फोन किए तुझे, तूने कभी हमसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। माँ, मेरे पास अपना कोई फोन था ही नहीं। फोन तो आकाश के पास था और वहां जाकर उसने अपना अलग ही रंग दिखाया। उसने सब कुछ झूठ बोला था। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी कि मैं भी उसके साथ जाकर वहां पर नौकरी करूंगी और उसके सर पर जो कर्जा था उसे उतारने में मदद करूंगी। उसकी असलियत मैं आपको बता ना दूं, इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं करने दी और ना खुद कभी आपका फोन उठाया। फिर किसी तरह मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने मेरी मदद की और मैं यहाँ भारत चली आई। और अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी माँ। और ये मधु कहाँ है? मधु ने भी अपनी दुनिया बसा ली है बेटा। शुरू में तो उसने मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब वो ना तो यहाँ आती है और ना ही मेरा फोन उठाती है। और कभी उठा लेती है तो कहती है कि समय नहीं है। मुझे माफ कर माँ, मैं वहां बुरी तरह फंस गई थी, इसलिए तेरा हाल चाल नहीं ले पाई। अब मैं यहीं पर ही नौकरी करूंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। साधना से मधु का एड्रेस लेकर मेघा उसके घर जाती है। मधु मेघा को देखकर हैरान हो जाती है। तब मेघा अपनी आपबीती उसे सुनाती है। मैं तो इस देश से बहुत दूर थी, लेकिन तूने तूने क्यों नहीं माँ का ख्याल रखा? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे लगा कि तुम भी तो अमीर होकर हम दोनों को भूल गई हो, तब भी हमारा गुजारा हो रहा है।
मैंने सोचा माँ भी अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेगी। हम दोनों बहनों से गलती हुई है मधु। हमारी माँ ने हमें कितने दुख और तकलीफों से पाला है, इससे हम दोनों अनजान नहीं है। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी माँ को वो सारी खुशियां दें जो हम उनसे कहती थी। हाँ मधु, मेघा ठीक कह रही है। मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। अगर मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा होता तो नहीं नहीं, हम अपने किए की माफी मांग लेंगे। सचिन, मेघा और मधु तीनों वापस आते हैं और साधना से माफी मांगते हैं। साधना सबको माफ कर अपने गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों अमीर बेटियां अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती हैं। शहर के बाहर एक बड़े मंदिर में हरि प्रसाद प्रसाद बेचा करता था। हरि प्रसाद एक बड़ा ही लालची इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी भगवान को मानने वाली औरत थी। वो जानती थी कि उसका पति हरिप्रसाद बहुत ही लालची इंसान है, इसलिए वो हमेशा ही भगवान से अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन हरिप्रसाद घर में डालडा घी में प्रसाद को बना रहा था। लगता है आपको भगवान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। देसी घी का प्रसाद बोलकर बेचते हो और बनाते हो वनस्पति घी में। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देसी घी का है या वनस्पति घी का। जिस भाव के साथ वो लोग मंदिर जाते हैं उसी भाव के साथ मैं प्रसाद बेच देता हूँ। ये कोई ये तो कोई तर्क वाली बात ना हुई। पाप तो पाप ही है, छोटा करो या बड़ा करो। मैं तो बस भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इन काली करतूतों का मेरे परिवार पर कोई असर ना पड़े। ये सुनकर हरिप्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी को बोलता है। क्या काली करतूतें? इन्हीं काली करतूतों की वजह से तुम इतने ठाठ से रहती हो। तुम्हारे बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। किसी दिन घर से बाहर कमाने के लिए निकलोगी तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शांत हो जाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि भगवान के प्रसाद में मिलावट मत करो, इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। सुबह सुबह ही दोनों पति पत्नी में बड़ी तेज तकरार हो जाती है। हरिप्रसाद प्रसाद का थैला उठाकर अपनी दुकान पर चला जाता है। मालिक, आज बड़ी देर कर दी। दो ग्राहक हमारे ऐसे ही चले गए। अब सुबह सुबह तू मत शुरू हो जाना। वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। ये ले प्रसाद और इसको जल्दी से थाली में लगा दे। नौकर जल्दी जल्दी सारे प्रसाद थाली में लगा देता है। तभी एक औरत वहां आकर बोलती है, भैया जरा 21 रुपए का प्रसाद तो देना, शुद्ध घी का होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। छोटू, जरा 21 रुपए का प्रसाद तो देना। जब औरत प्रसाद लेकर मंदिर में चली जाती है तब हरिप्रसाद बड़बड़ाता है। इस समय लक्ष्मी को दुकान पर होना चाहिए था। वो भी देखती कि देसी घी का प्रसाद 21 रुपए में कैसे बिकता है। 21 रुपए का प्रसाद लेते हैं और चाहते हैं वो भी देसी घी में बना हुआ हो। पूरा दिन लोग आते रहते हैं और हरिप्रसाद लोगों को झूठ बोलकर वनस्पति घी का पैसा देसी घी का बोलकर बेचता रहता है। एक बार की बात है, बरसात का समय था और सावन का महीना चल रहा था। रोज श्रद्धालु सुबह सुबह ही मंदिर आने लग जाते थे। हरिप्रसाद के ये दिन बड़े अच्छे निकलते थे। उसने बहुत सारा प्रसाद बनाया और उसे एक बड़े से डिब्बे में बंद करके रख दिया। रोज उसी में से प्रसाद निकालता और दुकान पर लाकर रख देता। अरे ओ हरिप्रसाद भैया, इस प्रसाद से तो अजीब बदबू आ रही है। लगता है ये बासी प्रसाद है। राम हमें झूठ ना बुलाए। रोज प्रसाद बनाता हूँ तब मंदिर लेकर आता हूँ। मंदिर में बैठा हूँ, झूठ थोड़ा ही बोलूंगा। ये बात भी सही है। मंदिर में बैठा हुआ इंसान झूठ थोड़ा ही बोलेगा। चलो कोई बात नहीं, दे दो तुम मुझे 51 रुपए का प्रसाद दे दो। उस आदमी के चले जाने के बाद हरिप्रसाद प्रसाद को लेकर सूंघता है तो उसे भी उसमें से बासीपन की बू आती है। वो तुरंत अपने घर पर फोन मिला देता है। अरे वो लक्ष्मी, एक काम करो, धूप निकली हुई है, तुम सारा प्रसाद ऊपर छत पर फैला दो। 4 दिन का प्रसाद और बचा हुआ है। मेरी बात मानो, इस प्रसाद को मत बेचो। ये बरसात की वजह से काफी बासी और बदबूदार हो गया है। कहीं किसी को कोई बीमारी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक मैं तुझसे राय ना मांगू मुझे मत दिया कर। जितना कहा है उतना सुन। जाकर छत पर सारा प्रसाद फैला दे। हरिप्रसाद गुस्से में फोन रख देता है और लक्ष्मी जाकर सारे प्रसाद को छत पर फैला देती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इनको जल्द से जल्द अकल दो। इस तरह लोगों की सेहत के साथ खेलने से चाहे तो प्रसाद बेचना ही बंद करवा दो। हे भगवान, तू तो सब पर नजर रखता है, मेरे परिवार की रक्षा करना। वहां हरिप्रसाद प्रसाद बेचने में लगा हुआ था। आज ज्यादातर लोगों ने यही बोला कि आपके प्रसाद में से बासीपन की बू आ रही है। रात हो गई थी। सभी लोग मंदिर से जा चुके थे।
हरिप्रसाद ने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान अंदर किया और दुकान बढ़ाकर वो जाने लगा। तभी एक आदमी वहां आता है। हरिप्रसाद, हाँ जी बोलो। दुकान तो बढ़ा दी है, मंदिर बंद हो चुका भाई साहब। अब घर जाओ, यहाँ सुबह दर्शन के लिए आना। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। मैं तो रोज तुम्हें देखता हूँ, पर तुम्हारी नजर कभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं। सोचा आज तुमसे आमने सामने बात हो जाए। यहीं रहते हो, रोज देखते हो? भैया मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें आमने सामने? जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो हम बातें भी क्या करेंगे? ये लो भैया, तुमने भी बड़ी बात कह दी। रोज यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, रोज तुम्हारी दुकान से प्रसाद लेते हैं, और मैं रोज तुम्हारी दुकान का प्रसाद खाता हूँ। खाने के बाद मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हो। तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है भैया, कोई जासूस वासूस तो नहीं हो तुम? तुम तो मेरे घर की सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री जानते हो। कह सकते हो। तुम्हारी पत्नी भगवान को बहुत मानती है। थोड़ा बहुत अगर तुम भी मान लेते तो तुम्हारी नैया बहुत अच्छी चल जाती। देखो भैया, मेरी जिंदगी है, मैंने जैसे चलानी है चला लूंगा। तुम कौन होते हो? जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। बारिश आने वाली है, जाओ भैया जाओ, अपना काम करो। अपना ही तो काम करता हूँ। थक गया हूँ मैं तुम्हारी दुकान का प्रसाद खा खा कर। इतनी मिलावट, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। आज तो हद ही हो गई, इतना बासी प्रसाद। तनिक मेरे ऊपर रहम करो। देखो भैया हरि प्रसाद, वो सब तो मैं तुम्हें बस इसलिए माफ कर दूंगा क्योंकि लक्ष्मी भगवान को बहुत मानती है, उसका दिल बहुत साफ है। तुम तो पक्का जासूस हो, मुझे जेल वेल में डालने का इरादा है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो स्वयं सबके दिलों में कैद हूँ। तभी वहां पर एक बड़ी दिव्य रोशनी होती है और भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। ये देखकर हरिप्रसाद गदगद हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। वो कई बारी अपनी आंखें मल चुका था। देख लो हरि प्रसाद, तुम्हारे लालच की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। तुमने मिलावटी प्रसाद बनाया, लोगों को झूठ बोलकर प्रसाद बेच भी दिया, और अब तो हद ही कर दी, बासी प्रसाद खिला दिया। साक्षात भगवान को अपने सामने पाकर हरिप्रसाद उनके कदमों में पड़ जाता है। भगवान, आपने मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरी गलतियों को बताया है। हे प्रभु, मुझे माफ करना। मैं लालची इंसान समझ नहीं पाया कि प्रसाद तो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मुझसे कितना घोर अपराध हो गया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो प्रभु। बस बस हरि प्रसाद, अब खड़े हो जाओ और देखो, अब कभी मेरे को बासी प्रसाद मत देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। मुझे क्षमा कर दो भगवान। हरिप्रसाद को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिप्रसाद घर आता है तो अरे ओ लक्ष्मी, तुम धन्य हो लक्ष्मी। तुम्हारी प्रभु भक्ति देखकर आज भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया। मैं अज्ञानी समझ ही नहीं पाया कि इतना मिलावटी प्रसाद मैं अपने प्रभु को ही चढ़ा रहा हूँ। वैसे आज वो मुझसे मिलने के लिए आए और शिकायत करी कि उनका पेट मेरे प्रसाद से खराब हो रहा है। भगवान आपसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा, आप सही तो है ना? आज ही तो आग खुली है मेरी। कहाँ है वो प्रसाद? ला मुझे दे, मैं उसे आंगन में गाड़ देता हूँ। आज से इस घर में केवल शुद्ध देसी घी में ही प्रसाद बनेगा, रोज ताजा प्रसाद बनेगा। ऐसा कहकर हरिप्रसाद उस सारे प्रसाद को उठाकर जमीन में गाड़ देता है और अगले दिन सुबह उठकर वो ताजा देसी घी में प्रसाद बनाता है और मंदिर लेकर जाता है। पहला प्रसाद वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता है। भगवान, अब तो आप खुश हैं ना? वो भगवान की तरफ देखता है तो मूर्ति मंद मंद मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी भी भगवान को धन्यवाद देती है कि जो कुछ भी हुआ है, बस उनकी आंखें खुल गई।